Good morning, all dear students. You're most welcome in online class in Bansur PG College, Bansur. BSc Part 3 Solid State Physics और यूनिट चल रही है फॉर सुपर कंडक्टिविटी, जिसमें हम बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल फीचर्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, जिसमें सबसे पहले हमने बात की क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल फील्ड, परसिस्टेंट करंट, माइसनर इफेक्ट, एंट्रोफी, ऊष्मा चालकता, ऊर्जा अंतराल और सूक्ष्म और अवरक्त गुणधर्म। इसके अलावा ध्वनिक अवमंदन, समस्थानिक प्रभाव जैसे मुख्य जो गुणधर्म थे अतिचालकों के, उनकी बात हमने की है। अब हम आज शुरू करेंगे लंदन समीकरण, लंदन इक्वेशन। ये जो टॉपिक आज का अपना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है लंदन समीकरण। देखिए, दो साइंटिस्ट थे, दोनों भाई थे, एच लंदन और एफ लंदन। इन्होंने ये समीकरणें दी थी। आपने देखा अतिचालकों में दो स्वतंत्र परिघटनाएं होती हैं। एक तो अतिचालक अवस्था में पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, अर्थात रो का मान 0 होता है। दूसरा हमने देखा कि माइसनर प्रभाव से अतिचालक अवस्था में पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण B का मान 0 होता है। तो ये दो स्वतंत्र परिघटनाएं अतिचालक अवस्था में परीक्षित होती हैं, जिनको समझाने के लिए दो नियमों को काम में लिया जाता है। दोनों को एक साथ नहीं समझाया जा सकता। रो बराबर 0 के लिए हमने ओम का नियम काम में लिया और B बराबर 0 को समझाने के लिए काम में लिया माइसनर प्रभाव कि रो 0 प्रतिरोधकता शून्य होती है, प्रतिरोधकता रो का विलोपन, ये तो ओम के नियम से, और B = 0 इसको हमने समझाया माइसनर प्रभाव से। इसी की व्याख्या करने के लिए रो 0 और B का मान भी 0 है, इसी को अच्छे से समझाने के लिए 1935 में 1935 में ओम के नियमों में संशोधन किया और मैक्सवेल समीकरणों को काम में लेकर के एच लंदन और एफ लंदन, इन दोनों साइंटिस्ट ने दो नई समीकरणें दी। उन समीकरणों को हम लंदन समीकरण कहते हैं। तो लंदन समीकरणें क्या हैं? दो साइंटिस्ट थे, एच लंदन और एफ लंदन। इन दोनों ने ओम के नियम में संशोधन किया और मैक्सवेल समीकरणों को काम में लेकर के 1935 में दो नई समीकरणें दी, जिनके द्वारा अतिचालक अवस्था में प्रतिरोधकता रो का विलोपन और चुंबकीय प्रेरण B का मान जो 0 होता है, इसको समझाया जा सकता है, या इसको समझाने के लिए ये समीकरण इन्होंने दी है। अब ये दो समीकरण हैं। लंदन जो समीकरण है, कितनी समीकरण है? 2 हैं। इनको हम समझाएंगे। तो इससे पहले आपको ये बता दें कि लंदन ने ये माना कि पदार्थ में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन और सुपर इलेक्ट्रॉन, सामान्य इलेक्ट्रॉन और अतिचालन इलेक्ट्रॉन। सामान्य इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो नॉर्मल चालकों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अतिचालक अवस्था में पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम अतिचालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब पदार्थ सामान्य ताप से, या फिर ये कहें कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर है और वो अतिचालक पदार्थ है, तो उस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और नॉर्मल टेम्परेचर पर जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं। तो ये दो प्रकार के जो पदार्थ हैं, पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉन और अतिचालन इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन और सुपर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, किसी भी टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो सामान्य और अतिचालन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, उनका योग सामान्य चालक अवस्था में पदार्थ के चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। नॉर्मल स्टेट में मटेरियल में जो नॉर्मल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो संख्या है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स प्लस सुपर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर होता है, तो सारे ही इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे
उनको अपन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे पदार्थ अर्धचालक अवस्था में आएगा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सुपर इलेक्ट्रॉन्स बनते जाएंगे। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती जाएगी और 0 केल्विन ताप पर तो सभी इलेक्ट्रॉन्स सुपर इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। तो जो भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल में होते हैं, टोटल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, वो सारे कौन से होंगे? सुपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? वो सभी सुपर इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। अब जैसे जैसे ताप को आप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने से सुपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी। क्यों? क्योंकि अर्धचालकता कम होती है, तो अर्धचालन इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, सामान्य इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और क्रांतिक ताप पर आते आते सभी इलेक्ट्रॉन्स सामान्य इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और सुपर इलेक्ट्रॉन्स 0 हो जाते हैं। टोटल यदि पूछे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्लस जो सुपर इलेक्ट्रॉन्स प्लस नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉन और अर्धचालन या अर्धचालक इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो किसी भी टेम्परेचर पर सामान्य और अर्धचालन इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग सामान्य चालक अवस्था में पदार्थ के चालन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। क्रांतिक ताप से नीचे अर्धचालन इलेक्ट्रॉन की संख्या में जितनी वृद्धि करेंगे उतनी कमी सामान्य इलेक्ट्रॉन की संख्या में हो जाएगी। 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन अर्धचालक इलेक्ट्रॉन होंगे, क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर सभी इलेक्ट्रॉन सामान्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ ये बात भी देखने की है कि जो लैटिस स्कैटरिंग है उसमें सुपर इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये एक्सेलरेटेड होते हैं। तो ये दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन थे। अब हम बात करते हैं प्रथम लंदन समीकरण की। प्रथम लंदन समीकरण देखिए, फर्स्ट लंदन इक्वेशन, इसकी बात अब हम करेंगे। मान लीजिए क्रांतिक ताप के नीचे अतिचालन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व, नंबर डेंसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स, मान लिया हमने NS। N का मतलब तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, S का मतलब सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्रांतिक ताप से नीचे सुपर इलेक्ट्रॉन्स कितना मान लिए हमने? NS। अब ये सुपर इलेक्ट्रॉन्स विद्युत धारा भी उत्पन्न करते हैं, तो इनके द्वारा उत्पन्न अतिचालन धारा घनत्व और करंट डेंसिटी को आप J से लिखते हो। सुपर इलेक्ट्रॉन्स के कारण है तो JS लिख दिया है। इक्वल टू J बराबर होता है QNV, यही तो होता है। Q की जगह -Q क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, N की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NS है और यहाँ हम लिख दें VS, जो कि अर्धचालक जो इलेक्ट्रॉन है, S का मतलब सुपर इलेक्ट्रॉन्स और V का मतलब वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स। तो J इक्वल टू -QNS VS। NS अर्धचालन इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है जिसके द्वारा उत्पन्न धारा घनत्व JS बराबर हो जाएगा -QNS VS। क्लियर? अब ये जो अर्धचालक इलेक्ट्रॉन हैं, अभी हमने कहा कि जालक प्रकीर्णन में भाग नहीं लेते हैं, विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होते हैं, तो इनकी जो गति का समीकरण है वो क्या आएगा? देखिए, गति का समीकरण हम निकालेंगे तो गति का समीकरण निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है F इक्वल टू QE। फोर्स यही होता है, F इक्वल टू QE। Q की जगह -Q है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप लिख देंगे F इक्वल टू -QE। न्यूटन के दूसरे नियम से F इक्वल टू होता है ma। ए एक्सेलरेशन है तो A की जगह हम लिख सकते हैं dV/dt और V वेलोसिटी है सुपर इलेक्ट्रॉन की, तो dVs/dt। ये क्या हो गया? आपके पास फोर्स हो गया। आप ये कह रहे हो कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा त्वरित होते हैं, अर्थात इनकी जो गति है वो त्वरित गति है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो न्यूटन के नियम लगेंगे। तो न्यूटन के नियम से F बराबर m dVs/dt, और यहाँ F क्या है? QE। तो ये जो QE है ये m dVs/dt के बराबर होगा। इसी समीकरण को हम इलेक्ट्रॉन की गति का समीकरण कहेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 2 जो है उसको देखिए, F बराबर है m dVs/dt, इधर हमने लिख दिया m dVs/dt बराबर -QE, क्योंकि चार्ज Q की जगह -Q है, तो इक्वल टू -QE। तो ये इक्वेशन 2 आपको समझ में आ गई होगी।
समीकरण 1 थी JS इक्वल टू माइनस क्यू NS VS। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं जालक प्रकीर्णन में तो भाग नहीं लेते लेकिन वैद्युत क्षेत्र के द्वारा त्वरित होते हैं, तो इनकी जो गति का समीकरण है वो आपके पास आ जाएगा m del BS अपॉन del T इक्वल टू माइनस क्यू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो समीकरण आपके पास है, समीकरण नंबर 1, इसका यदि आप डिफरेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो डी जे एस अपॉन डी टी हो जाएगा इक्वल टू माइनस क्यू एन एस और वी एस का डेल वी एस अपॉन डेल टी। तो डेल जे एस अपॉन डेल टी बराबर देखो क्यू एन एस है और डेल वी एस अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 2 से रख सकते हो तो क्या आ जाएगा माइनस क्यू ई अपॉन एम। ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, रखने के बाद गुणा करना है आपको, तो क्या आ जाएगा डेल जे एस अपॉन डेल टी इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम इंटू ई। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, डेल जे एस अपॉन डेल टी बराबर क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम ई। इस समीकरण को प्रथम लंदन समीकरण कहते हैं। कौन सी समीकरण कहलाती है ये? प्रथम लंदन समीकरण, फर्स्ट लंदन इक्वेशन। क्लियर? जो कि अर्धचालक अवस्था में पदार्थ में प्रतिरोध की अनुपस्थिति को भी दर्शाती है। जैसे कि यदि हम ये कहें कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई का मान 0 है, कोई वैद्युत क्षेत्र आप अप्लाई नहीं करें, वैद्युत क्षेत्र को 8 भी दिया जाए, यही तो बात है कि अर्धचालकों में हम एक बार वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं और एक बार वैद्युत क्षेत्र लगा करके आप उसको 8 देते हैं, 8 देते हैं, तब भी अर्धचालकों में धारा प्रवाह होता है, कई वर्षों तक वो धारा प्रवाहित होती रहती है। एक बार लगा करके 8 भी लें वैद्युत क्षेत्र को, तो भी अर्धचालकों का एक गुण है कि उनमें लगातार बिना किसी क्षय के वो धारा प्रवाहित होती रहती है दीर्घ समय तक के लिए, इसलिए उस धारा को दीर्घ स्थायी धारा भी नाम हमने दिया है। तो यहाँ E0 करेंगे आप तो क्या आएगा डी जे एस अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो जे एस जो करंट डेंसिटी है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज है, द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन करंट डेंसिटी इज इक्वल टू 0, कि टाइम के साथ जे एस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अर्थात जे एस कॉन्स्टेंट है, नियत है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ कि समय के सापेक्ष जे एस नियत है, तो हम लिख देंगे कि डी जे एस अपॉन डी टी इक्वल टू 0, तो जे एस इक्वल टू नियत क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो जे एस आपका होगा कॉन्स्टेंट, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी, अर्थात E0 है, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है में भी निरंतर धारा प्रवाह होता है, जो कि अर्धचालक अवस्था का एक अभिलाक्षणिक गुण है। अब यदि हम बात करें सामान्य चालक अवस्था की, कि सामान्य चालक अवस्था में कैसे क्या होता है, तो सामान्य चालक अवस्था में धारा घनत्व J बराबर सिग्मा ई लिखते हो आप, भाई आप यही तो लिखते हो, V इक्वल टू आप लिखते हो आई आर, और धारा I बराबर हम लिखते हैं V अपॉन आर, ये तो ओम का नियम है। I धारा की जगह हम धारा घनत्व लिख देते हैं, V वोल्टता की जगह विद्युत वाहक बल या विद्युत क्षेत्र E, और 1 अपॉन आर की जगह चालकता सिग्मा आप लिखें, तो J बराबर सिग्मा ई, यही तो होता है ओम का नियम। और यहाँ पर यदि वैद्युत क्षेत्र E को आप 0 कर देंगे, V 0 हो जाएगा, तो Jn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट डेंसिटी है Jn मानते हैं उसको, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर सामान्य चालक अवस्था में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्धचालक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो जो करंट डेंसिटी होगी वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, तो Jn इक्वल टू सिग्मा ई हम लिख सकते हैं, Js की जगह क्या लिखेंगे Jn। क्लियर? तो E को 0 करने पर Jn क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अर्थात कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र हटा दिया जाए, E 0 कर दिया जाए, तो नॉर्मल कंडक्टर्स में या नॉर्मल अवस्था में, सामान्य चालक अवस्था में धारा का मान 0 होता है, और सामान्य चालक अवस्था में पदार्थ में धारा का व्यवहार भी यही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालक अवस्था में पदार्थ में यदि एक बार वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र को हटा दिया जाए, तब भी धारा प्रवाहित होती रहती है।
अर्थात जे का मान 0 नहीं होता। अभी अभी हमने देखा है जे नॉट इक्वल टू 0, जे कांस्टेंट। और यहाँ पर सामान्य चालकों की यदि हमने बात की तो यहाँ पर क्या है कि वैद्युत क्षेत्र को हटा दिया जाए तब भी उनमें धारा प्रवाहित जो हो रही थी पहले वो अब नहीं होगी। जे E0 नहीं है तब तक ही धारा प्रवाहित होगी। E0 होने पर करंट डेंसिटी का मान 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास था लंदन की प्रथम समीकरण थी, वो हमने ज्ञात कर ली। अब हम बात करेंगे द्वितीय लंदन समीकरण। इसके लिए हमारे पास जो समीकरण 3 आई थी ये थी इक्वेशन 3, डेल जे एस अपॉन डेल टी इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम ई। इस समीकरण का कर्ल ले लेते हैं। क्या कर लें इसका? कर्ल लेने पर तो कर्ल ऑफ डेल जे एस अपॉन डेल टी इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम क्रॉस ई, यही तो होगा। यहाँ कर्ल और लिखाना पड़ेगा, डेल क्रॉस ई आएगा ना, लिख दिया। अब डेल क्रॉस ई की जो वैल्यू है वो क्या होती है? माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, मैक्सवेल समीकरण से। मैक्सवेल जो इक्वेशन है वो यही तो कहती है कि कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ये कर्ल ऑफ ई बराबर है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। अब ये कर्ल ऑफ ई जो यहाँ पर है कर्ल ऑफ ई, इसकी जगह माइनस डेल बी अपॉन डेल टी लिख दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कर्ल ऑफ डेल जे एस अपॉन डेल टी इक्वल टू, अब कर्ल ऑफ ई की जगह तो माइनस डेल बी अपॉन डेल टी और ये क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम। तो कर्ल ऑफ डेल जे एस अपॉन डेल टी इक्वल टू आ गया माइनस क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम डेल बी अपॉन डेल टी। क्लियर? अब यहाँ पर इस डेल अपॉन डेल टी को बाहर भी लिख सकते हो क्योंकि डेल संकारक और डेल अपॉन डेल टी एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो डेल संकारक है ये एक्स वाई जेड पर डिपेंड है और ये डेल अपॉन डेल टी टाइम के रेस्पेक्ट में बता रहा है, तो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, तो इनको बाहर लिख सकते हो। तो डेल अपॉन डेल टी कर्ल ऑफ जे एस हो जाएगा इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम डेल बी अपॉन डेल टी। दोनों तरफ से यदि इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो डेल अपॉन डेल टी इधर भी है, इधर भी डेल अपॉन डेल टी है, हट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? कर्ल ऑफ जे एस इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम इंटू बी। ये समीकरण द्वितीय लंदन समीकरण कहलाता है। इसको सेकेंड लंदन इक्वेशन कहते हैं। कर्ल ऑफ जे एस इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम बी, माइनस क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम बी। ये कौन सी समीकरण है? द्वितीय लंदन समीकरण कहलाती है। तो आज हमने बात की लंदन समीकरण की, जिसमें 2 समीकरण हैं, प्रथम लंदन समीकरण और द्वितीय लंदन समीकरण। प्रथम लंदन समीकरण तो थी डेल जे एस अपॉन डेल टी इक्वल टू क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम इंटू ई। द्वितीय लंदन समीकरण है कर्ल ऑफ जे एस इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम बी। ये 2 समीकरण आपके पास आ गई। कल हम बात करेंगे पेंटेसन डेप्थ और माइसनर प्रभाव जो है, एक्सप्लेनेशन ऑफ माइसनर इफेक्ट, माइसनर प्रभाव की व्याख्या। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।